तो बच्चों जैसा कि हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को, उसके अंदर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसे आज हम इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे बच्चों, उसका नाम है परमानेंट मेथड। क्या नाम है? परमानेंट मेथड। क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़ रहे थे, किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमारे मेथड थे वो टेम्परेरी थे, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड के 3 नाम हैं, अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेरे साथ हेडिंग बनाएं। सबसे पहले परमानेंट, दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका? दूसरा नाम है इसका स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन। तीसरा नाम है बच्चों इसका सर्जिकल मेथड, सर्जिकल। और जो इसका फोर्थ नेम है दैट इज अ टर्मिनल, दैट इज द टर्मिनल मेथड, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा एक तरह का मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। क्लियर? नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा। परमानेंट का मतलब है कि टेम्परेरी नहीं है, हमेशा के लिए होगा, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मतलब है कि जो मेल या फीमेल पर्सन होगा वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसका स्टरलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर बाय चांस मैन मेल करता है तो उसकी मेलनेस खत्म हो जाएगी, या फीमेल अगर इस मेथड को ऑप्ट करता है तो उसके अंदर से फीमेलनेस खत्म हो जाएगी। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सर्जिकल मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें कट या सर्जरी आप बोल सकते हैं, माइन्यूट सी एक सर्जरी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सर्जिकल मेथड इसका नाम है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली क्या है कि हम इसे क्या बोलते हैं, इसमें कुछ एक चांस देखो बच्चों। पहले तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि ये जो मेथड है इसको अगर एक बार कर लिया जाए तो नो डाउट थोड़ा चांस है इसको दोबारा से ठीक करने का, लेकिन कोई डॉक्टर इसको दोबारा से ठीक करता नहीं है। इसीलिए आप एक वर्ड लिख लीजिए, प्योरली इरिवर्सिबल, या अगर हम बात करें पुअरली रिवर्सिबल मेथड, क्योंकि इसके अंदर चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे बच्चों मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट, इट इज पुअरली रिवर्सिबल मेथड। यानी कि अगर हमने एक बार इसको करवा लिया तो इसके चांस बहुत कम होते हैं, और बेसिकली हम इसे इरिवर्सिबल मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नो डाउट कुछ चांस है, लेकिन डॉक्टर इसका रिवर्स फिर करते नहीं हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए फिर पुअरली, पहला पॉइंट, पुअरली रिवर्सिबल मेथड, ठीक है। ये रिवर्सिबल मेथड नहीं है कि इसको आप क्या कर सकें, इसको आप दोबारा से सेम कंडीशन पर आ जाएं, या आपके पास दोबारा से एबिलिटी आ जाए रिप्रोडक्शन करने की, ठीक है ना। और अगर चांस है भी तो डॉक्टर इसको मना कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? दैट इज इरिवर्सिबल और परमानेंट मेथड इसको हम बोलते हैं। तो लिखो बच्चों इरिवर्सिबल, मैं बोल रहा हूं आप लिखो इरिवर्सिबल कोमा परमानेंट मेथड या परमानेंट कंट्रोल। और इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें बेसिकली बच्चों जो होता है कि इसमें कोई ट्यूब का पार्ट जो है वो कट किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्यूब जो है उसको काटा जाता है। अब ये देखना है मेल और फीमेल के अंदर कौन कौन सी ट्यूब को काटा जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप यहां पे लिखेंगे इंसिजन इन ट्यूब पार्ट, इसमें कट दिया जाता है,
इंसिजन ऑन ट्यूब पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी ना किसी ट्यूब पार्ट के ऊपर इसमें क्या किया जाता है, कट किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये दो तरह का है, क्यों? क्योंकि एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, दो तरह का ये प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। शुरू करेंगे, फिर हम लिखेंगे टू टाइप। क्यों? क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं मेल्स या इन मेल्स, और यहां लिख देता हूं इन फीमेल्स, ठीक है। मेल में अलग और फीमेल में अलग। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, वासेक्टोमी। क्या है, वासेक्टोमी। क्लियर, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, VASECTOMY। टोमी का मतलब होता है बच्चों कटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम किसी चीज को काटते हैं उसे बोलते हैं टोमी। तो वासेक्टोमी बेसिकली वास डिफरेंशिया को कट किया जाएगा, यानी कि मेल के अंदर वास डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो आप यहीं पे लिख दीजिए वास डिफरेंशिया इंसिजन। ठीक है, वास डिफरेंशिया को कट किया जाएगा। और फीमेल के अंदर इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर जैसे हमने यहाँ पे वास डिफरेंशिया को काटा, तो फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब में इंसिजन किया जाता है, कट किया जाता है उसे। फेलोपियन ट्यूब इंसिजन, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब पे एक कट लगाया जाता है। तो बच्चों पहले तो आप एक बात नोट कर लो, समझ लो ध्यान से जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। आवाज आ रही है बच्चों मेरी सभी को क्लियर? बताइए, यस और नो। चलिए आ रही है, ठीक है। तो चलो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, देखो यहां पर फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी है ना, तो किसी बुक में लिखा मिल सकता है ओविडक्ट इंसिजन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो अब आपको याद रखना है कि जो स्टरलाइजेशन मेथड है इसका सेक्सुअल अर्ज के ऊपर, सेक्सुअल डिजायर के ऊपर, सेक्सुअल एक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल डिजायर एक हार्मोनल बैलेंस है हमारी बॉडी का, एक हार्मोनल जो रिस्पॉन्स है उससे होता है। मेल की मेलनेस के लिए कौन जिम्मेदार है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का अगर हम वास डिफरेंशिया काट रहे हैं उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो वहां से जाता नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि ये हमारी सोसाइटी एक मिथ है कि उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कटिंग की या ट्यूबेक्टोमी या वासेक्टोमी की, तो बहुत से लोगों के अंदर एक माइंड में कंफ्यूजन चलती है कि इससे हमारी सेक्सुअल एक्ट के ऊपर कोई ना कोई, या रिप्रोडक्टिव पावर, रिप्रोडक्टिव विगर या कुछ भी जो है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है, कोई एफिशिएंसी के ऊपर, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी कोई अफेक्ट नहीं आता। इवन देन ये तक लिख सकते हो आप, मैं भी आपको बाद में बताऊंगा कि सीमेन तो प्रोड्यूस करेगा मेल, लेकिन उस सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे। क्यों? देखिए चलो मैं आपको सिंपली यहां समझाता हूं। यहां देखेंगे आप, इसकी वैसे तो दो टाइप हैं, किस तरह से वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसका रफली ओवरव्यू देता हूं पहले में। देखेंगे यहां पे, मान लीजिए ये टेस्टिस है, सेक्रोटम पाउच है लो बाहर, ठीक है। इसके अंदर ये टेस्टिस है, टेस्टिस से एपिडाइमिस से होती हुई, एपिडाइमिस से होती हुई यहां पे निकली, बनी, और ये वास डिफरेंस ऊपर चली गई। समझ आ रहा है ना। तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स, ये कोई कॉमन पर्सन नहीं कर सकता, अपने आप नहीं होता, सर्जरी होती है। हाँ ज्यादा बड़ी सर्जरी नहीं होती, नियर अबाउट हाफ एन आवर और 20 से 25 मिनट 40 मिनट की ये एक सर्जरी होती है, और इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आता पर्सन पे।
तो क्या किया जाता है कि ये जो वास्ट डिफरेंशिया पाइप है, पाइप मीन डक्ट, उसको कट कर दिया जाता है। देखो मैंने क्या किया, इसको यहां से कट कर दिया। लो, कट कैसे होगा, क्योंकि इसे बाहर निकाला जाएगा, ये वो, ये तो हम बताएंगे अभी। ये निकाल लिया बच्चों, देखो इसको यहां ये एक लूप बना ली, इसको बाहर निकाल लेते हैं। चलो मैं दिखा देता हूं। इसको इस तरह से सेक्रोटम से बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद इसको यहां से कट कर दिया जाता है। कट हो गया, और कट करने के बाद इनको टाई कर दिया जाता है, इनके बांध दिया जाता है। ये देखो यहां से ये इनको बांध दिया, ये लो। अब देखो इस बांधने का रिजल्ट क्या हुआ, जो टेस्टिस ने स्पर्म बनाए वो आगे नहीं गए, लेकिन पेनिस की इरेक्शन, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज इट इज काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेलनेस है, जो इरेक्शन है, वो तो टेस्टोस्टेरोन का रोल है ना। टेस्टोस्टेरोन का तो कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की ना उसके साथ। यानी कि एक बात आपने याद रखनी है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गैमीट्स जो हैं उनकी मीटिंग आगे जाकर के रुक जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो वासेक्टोमी हो गई मेल के अंदर और ट्यूबेक्टोमी हो गई फीमेल के अंदर। ठीक उसी तरह फीमेल के अंदर क्या होगा, देखो यहां पे देखेंगे सारे, ये हमने देखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये लो, क्लियर है ना बच्चों? आपको पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये लो, ठीक है ना? तो ये हमारी क्या है, फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है। फीमेल के केस में क्या किया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है ऐसे, ठीक मेल की तरह ही बिल्कुल इसको भी यहां से कट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब इसको कट करने के बाद इसे भी क्या किया जाता है, फिर टाई कर दिया जाता है। ये लो, बांध दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से जो सेकेंडरी oocyte जाएगा, वो मेल के जो स्पर्म आएंगे उसमें जाकर के उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। कॉमन सी बात है। ठीक है ना? तो इसमें मेजर पॉइंट क्या है, मेजर पॉइंट एक और बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो मेजरली मैं बोल रहा हूं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई कपल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को ये प्रोसेस कराने की जरूरत है। दोनों में से अगर कोई एक करवा लेता है, मेल करवा सकता है अपनी वासेक्टोमी, तो फीमेल को ट्यूबेक्टोमी कराने की जरूरत नहीं है। अगर फीमेल ट्यूबेक्टोमी कराती है तो मेल को वासेक्टोमी कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, अगर यहां से स्पर्म नहीं आएगा तो यहां से कितने मर्जी एग आते रहे तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। और अगर फीमेल ट्यूबेक्टोमी करा ले तो क्या होगा, यहां से एग नहीं आएगा, तो अगर नीचे से स्पर्म आते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म को एग ही नहीं मिलेगा फर्टिलाइज करने के लिए। तो फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी नहीं। यानी कि दोनों में से एक को करनी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारी वासेक्टोमी है वो दो तरह की होती है। अभी मैं आता हूं पॉइंट पे, आप नोट करेंगे मेरे साथ। जो वासेक्टोमी होती है वो दो तरह की होती है। ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर की बात कर रहा हूं मैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है, यानी कि इसके दो मेथड हैं, आप ये भी कह सकते हैं। एक होता है स्काल्पेल मेथड। स्काल्पेल क्या होता है बच्चों, एक औजार होता है डॉक्टर्स का, जिसे कट करते हैं। जैसे जैसे हमारे नाई के पास रेजर होता है ना, उस तरह जिसे हम बोलते हैं, ठीक उसी तरह कटिंग के लिए एक औजार होता है जिसका नाम होता है स्कैल्पेल। ठीक है ना? तो यहां मैं लिख रहा हूं स्कैल्पेल मेथड और नॉन स्कैल्पेल मेथड, जिसमें हम स्कैल्पेल यूज ही नहीं करेंगे। कोई बड़ा वर्ड नहीं है, ठीक है ना? नॉन स्कैल्पेल मेथड, कॉमन सी बात है कि जिसके अंदर हम एक उस्तरे जैसा औजार यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब क्या होता है कि अगर ये स्कैल्पेल मेथड है तो इसमें क्या होता है कि जो सेक्रोटम है उसमें 1 से 3 सेंटीमीटर का, सेक्रोटम के पास 1 से 3 सेंटीमीटर का इंसिजन कट लगाया जाता है। ठीक है, इन सेक्रोटम और नियर सेक्रोटम, इन सेक्रोटम 1 to 3 सेंटीमीटर इंसिजन और कट, एक कट लगा लिया।
कट लगाने के बाद क्या किया, वास्ट डिफरेंस को बाहर निकाल लिया हल्का सा, और वास्ट डिफरेंस निकालने के बाद उसको कट कर दिया। लेकिन ऐसा करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब होता है सुन्न करने वाला केमिकल, ठीक है ना, सुन्न करना, दैट इज अ एनेस्थीसिया, बेहोश, जगह के उसको पता ना चले, जो अक्सर सर्जरी या ऑपरेशन से पहले हम करवाते हैं, ठीक है ना, ANES, एनेस्थीसिया, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि ये जो हमने इसको वास्ट डिफरेंशिया को बाहर निकाला थोड़ा सा, उसमें हम क्या करते हैं, 1 से 4 सेंटीमीटर के बीच में पार्ट जो है उसको इंसिजन कर देते हैं। 1 to 4 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ वास डिफरेंशिया इंसिजेंट, क्या करेंगे, इंसिजेंट, उसको काट देंगे, ठीक है, उसको कट कर दिया 1 से 4 सेंटीमीटर वाले पार्ट को, और फिर क्या किया हमने, उसको टाई कर दिया, या आप टाइड और लाइगेटेड बोल सकते हो, टाइड देम, और इन दोनों को दोनों साइड से हमने क्या किया, बंद कर दिया। जिससे बेसिकली क्या हुआ कि जो टेस्टिस में से, देखिए यहां जो टेस्टिस में से, मान लीजिए टेस्टिस है, ठीक है, ये सेक्रोटम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से कट ले लेते हैं, ये कट ले लिया, यहां से कट ले लिया, ठीक है। अब इसमें से यहां से ब्लैक पेन से जो बना रहा हूं मैं, दैट आर द डक्ट्स, ये गई हुई थी, कौन, वास डिफरेंशिया, इसको बाहर निकाल लिया, ये लो, ठीक है। आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, मैं केवल समझा रहा हूं आपको। हमने वास डिफरेंशिया को बाहर निकाल लिया, ये ऊपर गई हुई है, और फिर फाइनली हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ये लो, ये कट कर दिया, कट कर दिया, और फिर बाद में क्या किया, इसको बांध दिया, टाई कर दिया, ठीक है ना, देन टाइड देम, दैट इज द प्रोसेस ऑफ, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्कैल्पल मेथड ऑफ वासेक्टोमी। नॉन स्कैल्पल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन क्या होता है, इसमें इतना बड़ा कट नहीं लगाते। एक अनदर हमारी मशीनरी है, जैसे जो थोड़ा सा होल करती है, थोड़ा सा पोर करती है सेक्रोटम के अंदर छोटा सा, और उससे फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कट, इतना बड़ा कट नहीं लगाते, ठीक है, दूसरे मेथड के अंदर, नॉन स्कैल्पल के मेथड में, ठीक है ना। इसमें आप लिख सकते हो एन इंसिजन विदाउट स्कैल्पल, ठीक है ना, एन इंसिजन, छोटा सा बोर कह सकते हैं आप, या होल कह सकते हैं, ठीक है ना, एन इंसिजन विदाउट, पूरा लिख लेना बच्चा, विदाउट स्कैल्पल, ठीक है। स्कैल्पल से हम बड़ा कट नहीं देंगे, छोटा सा एक माइन्यूट सा पोर देते हैं, पोर करते हैं, और उस पोर से क्या करते हैं, वास डिफरेंशिया को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको काट के सेम प्रोसीजर से फिर अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। बस इसका फायदा क्या हुआ कि ज्यादा बड़ा कट नहीं लगा, ठीक है ना, और छोटे से होल से ही क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, मेल को स्ट्राइल कर दिया। अब बच्चों मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मेल स्ट्राइल का मतलब ये नहीं है कि अब वो मेल नहीं रहा, वो मेल ही है, उसके सारे ऑर्गन एज इट इज काम करेंगे, मेलनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्सुअल एक्ट पे, डिजायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमने इसकी पाइप यानी कि डक्ट को कट कर दिया तो अब ये कुछ और बन गया, वो मेल ही है। बस एक प्रोसीजर को हमने क्या किया, परफॉर्म किया, जिससे कि फॉलो करते हुए कि हमने उसके स्पर्म को, उसके टेस्टिस एज इट इज स्पर्म बनाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएंगे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। क्लियर, इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म बाहर नहीं आएंगे, कौन आएगा, सीमेन आएगा, कौन आएगा, सीमेन आएगा, नो डाउट सीमेन आएगा, लेकिन वो सीमेन क्या होगा, विदाउट स्पर्म होगा, केवल उसके अंदर ग्लैंड्स की सिक्रीशन होगी। समझ आया आपको, ठीक है। तो ये था हमारा वासेक्टोमी मेथड। फिर बारी आती है बच्चों फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी की, रब कर दें, ठीक है, समझ आ गया सभी को। इसके डायग्राम देखना, एनसीईआरटी में डायग्राम बने हुए हैं, और अभी डायग्राम मैंने बनाए भी थे, फीमेल का भी बनाया था अभी अभी यूट्रस के साथ, ठीक है। चलो
तो अब हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी की। अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप अपना चैट बॉक्स में डाल दो, लेक्चर पूरा होते ही मैं आपका क्वेश्चन कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, चलो। तो अब हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर, यानी कि फीमेल के अंदर क्या था, ट्यूबेक्टोमी। फीमेल के अंदर क्या थी, ट्यूबेक्टोमी। उसमें क्या होता है, बड़ा माइनर सा एक सर्जरी होती है, ज्यादा इसमें कोई डाउटफुल या घबराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ना ही इतना बड़ा कोई फंडा होता है इनका। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, हमें पता है कि ओविडक्ट काटनी है इसके अंदर, है ना, ओविडक्ट इंसिजन होगी। ठीक है, अब ये जो ओविडक्ट कटेगी, कैसे कटेगी, देखो लोअर एब्डोमिनल पार्ट में कट लगेगा फीमेल के, जैसे वहां सेक्रोटम में था ना, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में ये पोर्शन होता है फीमेल के। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखो लोअर एब्डोमेन कट। ठीक उसी तरह छोटा सा ही कट यहां पर लगेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसोमी ऑपरेशन भी बोलते हैं। LAPERO एक वर्ड है साइंटिफिक, LAPEROSOMY, लेप्रोसोमी ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तो लेप्रोसोमी ऑपरेशन के दौरान क्या किया जाएगा कि उसको काट दिया हमने ओविडक्ट को, और फिर हमने क्या किया, काटने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहां से जो एब्डोमेन पे कट लगेगा उसे लाइगेट यानी कि जोड़ देंगे, और जो अंदर हमने फेलोपियन ट्यूब को कट किया ठीक उसी तरह उसको टाई कर देंगे। डायग्राम बनाना है जो मैंने अभी बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपकी बुक्स के अंदर भी बना हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सीबीएसई के अंदर कैसे लिखना है, सीबीएसई के अंदर लिखना है वासेक्टोमी इज अ process that is the sterilization process or permanent method in males. In vasectomy, expert doctor or expert medical practitioner cut the vas differentia of male and tie them or tied them. So in semen sperms are not ejaculated. ठीक है ना, by this method प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड। ठीक है, इस मेथड से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ऐसे लिखना है। और अगर बात आ जाए ट्यूबेक्टोमी की, तो ठीक उसी तरह आपने वासेक्टोमी की वास डिफरेंशिया की जगह पर क्या यूज कर देना है, फेलोपियन ट्यूब यूज कर देनी है, और कुछ नहीं करना। समझ आया बच्चों, कोई डाउट यहां तक बताओ फटाफट से, मैं पीछे आ गया हूं चेक करने, जल्दी बताओ। कोई डाउट हो यहां तक, कोई भी किसी भी बच्चे को, जल्दी बोलो जल्दी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। हाँ, ये जतिन मलिक ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा सर, क्या ट्यूबेक्टोमी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई असर पड़ेगा। बच्चों देखो, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो छेड़ा ही नहीं, लेकिन कहां छेड़ा है, देखो देखो आप कोरिलेट करो। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है आपने, थोड़ा पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर इंपॉर्टेंस अपनी नहीं रखता, लेकिन फिर भी देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप क्या थे, देखो फॉलिकुलोजेनेसिस थी, फीमेल के अंदर हमने एस्ट्रोजन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। एक सेकंड बच्चों, मैं फैन चलाना भूल गया, एसी ना इस साइड हवा नहीं दे रहा, एक सेकंड। देखो मैंने पहले कहा था कि हार्मोन को तो हम डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे ना। अब फॉलिकुलोजेनेसिस तो एस्ट्रोजन का काम था ना, और ओव्यूलेशन एलएच का काम था। ओव्यूलेशन, फॉलिकुलोजेनेसिस भी होगी, ओव्यूलेशन भी होगा, लेकिन ओव्यूलेशन होने के बाद वो एग जो है वो स्पर्म के साथ मीटिंग नहीं करेगा। ठीक है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, केवल जो बाद वाला हमारा पोर्शन था मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो नहीं, वो अब उसमें दिक्कत आएगी कि उसमें जो हमारा यूट्रस है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा, लेकिन पीछे से कौन नहीं आएगा, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte नहीं होगी। ठीक है ना, ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन है बच्चों, वो भी छोड़ दो, मैं अभी आपको कंप्लीट करने के बाद करा दूंगा। ठीक है, चलो। अब दूसरी बात आती है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एबॉर्शन।
क्योंकि देखो यहां तक हमने कॉन्ट्रासेप्शन के सारे तरीके पढ़ लिए, कैसे कि हम किस तरह से फर्टिलाइजेशन को या प्रेगनेंसी को रोकें, यहां तक हमने वो सारा का सारा पढ़ लिया, ठीक है ना। प्रेगनेंसी बेसिकली इम्प्लांटेशन से काउंट की जाती है बेसिकली, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का तो पता ही नहीं चलता ना, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां तक हम लोगों ने मोस्टली सारे प्रोसीजर पढ़ लिए किसके, कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ये वासेक्टोमी का प्रोसीजर है, ये गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है क्या करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के अंडर, कि कोई भी पर्सन अगर अपनी विल से, अपनी इच्छा से फैमिली प्लानिंग को फॉलो करते हुए अगर अपनी वासेक्टोमी कराता है, तो उसको गवर्नमेंट ने एक एप्रिशिएटेबल स्टेप की फॉर्म में रखा गया, ठीक है ना। बकायदा क्या होता है कि अगर मैं और अच्छे से आपको बताऊं कि सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर अगर कोई मेल वासेक्टोमी कराने जाता है तो उसको कुछ पे भी किया जाता है, उस मेल को उल्टा पैसे दिए जाते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कि इस काम को और ज्यादा करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉइंट रखा है कि जो पर्सन फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसको करने के लिए जाएगा उसको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना, और वो पैसे वहां पर मिलते भी हैं। दूसरा नेक्स्ट, और अगर अगर हम बात करें बेसिकली, तो पहले नियर अबाउट अगर हम बात करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उसके टाइम में क्या होता था, फोर्सफुल वासेक्टोमी कराई जाती थी, जिसको फिर क्या किया गया कि लीगली ये बना दिया गया कि अपनी मर्जी से अगर कोई कराना चाहे करा सकता है, वरना आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो तो इसमें ये भी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में एक बहुत अच्छा मेथड है ये, और अगर ये एक बार हो जाती है तो इसको दोबारा से आप अटैच नहीं करवाते, और अगर आप करवाना भी चाहें तो आप डॉक्टर वो करेगा नहीं, यानी कि जो पर्सन, जो कपल जो है अपनी फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ये डिसीजन लेता है कि हमने वासेक्टोमी करानी है या नहीं करानी, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलिए। तो ये हमारा मेथड पूरा हो गया, उसके बाद हमारी बारी आती है एबॉर्शन की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, एबॉर्शन। एबॉर्शन होता क्या है, देखो एबॉर्शन होता है कि देखो प्रेगनेंसी हो गई है, देखो अगर प्रेगनेंसी, देखो अबॉर्शन जो होगा वो प्रेगनेंसी के बाद होता है, ठीक है ना। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। तो इसीलिए बच्चों एक पॉइंट तो मेंशन कर लो कि अबॉर्शन इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अबॉर्शन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एबॉर्शन जो है वो एक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी तो हो गई ना यहाँ पे, ठीक है ना। एबॉर्शन होता क्या है बेसिकली, देखो एक एक लेडी कंसीव करती है, उसका जो एग है जाइगोट, जाइगोट में कन्वर्ट होगा, जाइगोट जो है 9th मंथ की डेवलपमेंट के बाद एक बेबी को, एक फुली फॉर्म्ड, फुली ग्रोन एक बेबी को क्या करेगा, डिलीवर करेगी, और कंप्लीट प्रोसेस होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी के बीच में इस प्रोसेस को रोक दिया जाए, या आप सिंपली सिंपली आप सोच सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ अ अनमेच्योर बेबी, सिंपली अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें, अगर एक बेबी मैच्योर भी नहीं हुआ, उसके ऑर्गन भी ढंग से नहीं बने, और उसकी डिलीवरी हो गई, ठीक है, और वो बेबी डेड हो गया, तो इसे एबॉर्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, मैं बोलता हूं बच्चों आपको, इट इज अ सस्पेंशन ऑफ, इट इज अ सस्पेंशन ऑफ formed conception, conception from the, मैं लिखता हूं चलो आपके सामने, लिखो बच्चों, इट इज
सस्पेंशन ऑफ, हमने एक प्रोसेस को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन ऑफ फॉर्म्ड, क्या बन चुका, कंसेप्शन, कंसीव हो चुका था, कंसेप्शन कब, फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कहां से कर दिया, फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से हमने क्या किया, क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो बेबी पल रहा था बिफोर द फुल टर्म, बिफोर द फुल टर्म, उसको पूरा बनने से पहले हमने उसे क्या कर दिया या हो गया, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड एबॉर्शन। समझ आया बच्चों? या आप सिंपली बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ अनमैच्योर बेबी, डिलीवरी बिफोर द फुल टर्म बेबी, फॉर्मेशन ऑफ फुल टर्म बेबी, ठीक है ना। अगर वो डिलीवर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अबॉर्शन कहा जाता है, और ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ठीक है, क्लियर, ठीक हो गया, समझ आ गया बच्चों आपको यहां तक? चलिए, ये बच्चों जो है दो तरह का होता है, लिखो मेरे साथ, टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप। एक तो बच्चों अपने आप हो जाए और एक होता है करवाना, दो दो हो गए ना, एक होता है अपने आप यानी कि नेचुरल, नंबर वन नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नहीं कहना चाहिए, हम इसे स्पॉन्टेनियस कहेंगे, नेचुरल को ना स्पॉन्टेनियस, एकदम हो गया, एकदम अपने आप हो गया, एकदम स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है दैट इज सेकंड, वो सेकंड होता है कि इंड्यूस्ड, हमने करवाया, ठीक है ना, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, सेकंड दैट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। तो एक हो गया स्पॉन्टेनियस और एक हो गया इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, और ये तो इसको स्पॉन्टेनियस को हम कह देंगे नेचुरल, क्या कह देंगे, नेचुरल, कि ये तो सर नेचुरली अपने आप हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल को ही मिसकैरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसकैरेज, लिखो मेरे साथ, मिसकैरेज। ये मिसकैरेज बच्चों होता कैसे है, बेसिकली देखो क्या होता है, अगर एक लेडी ने कंसीव कर लिया, ठीक है, अगर एक लेडी ने कंसीव कर लिया, तो अगर उसकी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, हार्मोनल बैलेंस और सब कुछ ठीक ठाक चलता है, बेसिकली हम हार्मोनल बैलेंस की यहां बात करते हैं, तो वो एक फुल टर्म बेबी को पैदा करेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बाय चांस एक्सीडेंटली कोई मिस हैपनिंग हो गई और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उस केस में वो बेबी जो है वो क्या हो जाएगा, एबोर्ट हो जाएगा, जिसे हम मिस कैरेज बोलते हैं। ये तो हो गया बाय चांस एक्सीडेंटली, जैसे अच्छा देखिए एक एक कंडीशन देता हूं, एक लेडी प्रेग्नेंट है और बाय चांस उसको कोई बुरी खबर मिलती है जिसे कि उसको एक शौक लगता है, तो वो एकदम से रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या, है ना। और अगर उसको बहुत अच्छी खबर मिलती है, वो भी शौक का ही काम करती है, तो जब बहुत अच्छी खबर मिलती है तब भी हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या। तो ऐसा होने से क्या होता है कि रिदम चेंज होता है बॉडी का एकदम, और आप जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि वो लेडी को किसी ने धक्का दे दिया, कुछ मार दिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, है ना, तो इस तरह के, या फीमेल जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका पैर स्लिप हो गया, वो गिर गई है, ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें स्पॉन्टेनियस और नेचुरल मिसकैरेज के अंदर आती हैं, ठीक है। और एक होता है बच्चों इंड्यूस, जिसको हमने खुद करवाया, इसीलिए इंड्यूस्ड की सबसे पहली लाइन ही क्या आती है, इंटेंशनली अबॉर्टेड फीटस। क्या लिखोगे आप मेरे साथ, लिखो फटाफट, फर्स्ट पॉइंट,
इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज द इंटेंशनली, हमारी इच्छा से इंटेंशनली अबॉर्टेड फीटस। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगर हम किसी फीटस को अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग बाहर निकलवाएं, मरवा दें, तो उसे प्रेगनेंसी को बीच में ही सस्पेंड कर दें, तो उसे कहा जाता है इंटेंशनली अबॉर्टेड फीटस या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कोल्ड एमटीपी, ऑल्सो कोल्ड एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लिखो बच्चों मेरे साथ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कि मेडिकली हमने क्या किया? टर्मिनेट करवा दिया प्रेगनेंसी को। ठीक है, क्लियर? तो अब जो हमारा टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन, होता क्या है। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाओ बच्चों, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मार्कर ही इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों हम इसमें? लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसके बारे में लिखिए, इट इज सेफर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर है। पहला जो 12 वीक तक होता है, दूसरा जो 12 से 24, और तीसरा जो 36 वीक तक, यानी कि 9 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेबी की डेवलपमेंट भी 9 महीने की होती है। ठीक है, तो जो सेफ है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो सेफ है, वो होता है बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। ठीक है ना, सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, वो कितने होते हैं? 12 वीक। ठीक है, और लेकिन बच्चों पता क्या है, आजकल जो डॉक्टर की एडवाइस पे जो 20th वीक है, वहां तक भी हम मदर को, क्यों इससे, ये क्यों है ऐसा? क्योंकि मदर के लिए रिस्क बढ़ता चला जाता है। मदर के लिए जो रिस्क है ना, वो इंक्रीज होता चला जाता है टाइम टू टाइम। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो यहां तक आ गया है कि 20 वीक तक डॉक्टर की एडवाइस पर, डॉक्टर से कंसल्ट करके ये क्या है, फिर भी सेफ माना जाता है। लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो सेफ है। उसके बाद मदर के लिए ऐसा नहीं है कि यहां मदर को कुछ नुकसान नहीं होगा, नो डाउट। जैसे अगर बेबी 6 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का भी अगर अबॉर्ट होगा, तो मदर की बहुत सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और मदर का सारा सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर उसकी लाइफ की बात की जाए तो बेसिकली फिर भी कहीं ना कहीं ये सेफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अबॉर्शन होता है तो होता रहे, मदर को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस बात का मतलब नहीं है। कंपैरिजन किया गया तीनों ट्राइमेस्टर का कि मदर के लिए रिस्क कम से कम कब है। ठीक है ना, तो इसीलिए दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट रिस्की। रिस्की का मतलब अनसेफ। अनसेफ जो है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर और आफ्टर 20 वीक। ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर और आफ्टर 20 वीक्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? पेपर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है सेफ है। ठीक है, उसके बाद जो है रिस्क बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब है बच्चों मेथड, कि सर इसके मेथड क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम इंड्यूस जो है मेथड्स इंड्यूस अबॉर्शन को करते हैं, कौन कौन सा वो तरीका है। ठीक है, तो 2 बेसिकली तरीके होते हैं बच्चों। आवाज आ रही है? क्लियर है सब? समझ आ रहा है सभी को? यस और नो जल्दी से।
चलिए जल्दी मैसेज किया करो बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, तो जो हमारा दो मेथड है वो कौन कौन से मेथड है अबॉर्शन के? पहला एक मेथड है बच्चों जिसमें हम पिल्स के द्वारा यानी कि गोलियां खा करके अबॉर्शन कर सकते हैं, पिल्स, ठीक है ना, और इसे ओरल हम बोलेंगे, ओरल पिल्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो है सर्जिकल मेथड, दूसरा जो है जिसमें डॉक्टर जो है सर्जिकल मेथड, ठीक है। चलिए, तो जो पिल वाला है कुछ बच्चों क्या होता है बेसिकली, अच्छा पिल के लिए मैं बताता हूं आपको, 12 वीक से पहले का बेबी, 12 वीक से मतलब जितना जल्दी हम अबॉर्ट करवाएंगे उतना ही आसान होता है, उतना ही आसान तरीका हम फॉलो कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब पिल की अगर मैं बात कहूं तो एक पिल आती है मैफीप्रिस्टोन के नाम से, किसकी? मैफीप्रिस्टोन, PRESTONE, मैफीप्रिस्टोन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन यूज की जाने वाली पिल है और ये सोल्ट है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होता है और जो एबॉर्शन में एबॉर्शन करवाता है, ठीक है ना। इसको RU486, ठीक है, ये भी आप नोट करें, RU486, ठीक है ना। ये होती क्या है? ये एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल होती है। क्या होती है? एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल। और आपको पता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यूटी में रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है और ये होती ही एंटी प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है ना। एक और होती है बच्चों, उसके बारे में लिख लो आप, वो होती है मिप्रोस्टोल, MIPRO, सेकंड जो है MIPROSTOL, MIPROSTOL, मिप्रोस्टोल। इसके अंदर क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। क्या प्रोस्टाग्लैंडिन पता है ना, जो यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देंगे, बेबी को, इम्प्लांटेड बेबी को स्टेबल ही नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन के लिए होता है ना, यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इनको हम अबॉर्शन पिल्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अबॉर्शन पिल्स। ये तो कॉमन सी बातें चल रही है ना बच्चों। तो इन दवाइयों से हम क्या कर सकते हैं? हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। अब बच्चों जहां क्वेश्चन आ जाता है अबॉर्शन का, तो वहां लीगली, लीगल, इलीगल और बैंड का क्वेश्चन आ जाता है, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो आगे भी हमारे कॉन्सेप्ट में आएगा, लेकिन आज हम कर नहीं पाएंगे वहां तक, ठीक है। आज हम केवल यहीं तक कर पाएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि देखिए 12 हफ्ते से पहले, 3 महीने से पहले एबॉर्शन अगर आप ये टेबलेट लेके करवा रहे हैं तो ये इतना कोई हार्मफुल नहीं है सोसाइटी के लिए भी, और अगर हम रूल रेगुलेशन और कानून की बात करें तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि एबॉर्शन बैन नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि एबॉर्शन बैन है। बच्चों एबॉर्शन बैन नहीं है। क्या बैन है? फीमेल फोर्टिसाइड बैन है, फीमेल फीटस का अबॉर्ट कराना वो बैन है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए किस किस केस में अबॉर्शन जो है वो पॉसिबल है। मान लीजिए एक कपल है, उसने 2 बेबी की फैमिली प्लानिंग थी, उसके दोनों बेबी पहले ही हैं, ठीक है। और अब 10 साल बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से, बाय चांस कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो गई और वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। अब उन्हें बेबी नहीं चाहिए क्योंकि जितने बेबी उनको चाहिए थे वो पहले ही हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी कंडीशन को बोलकर अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इजीली अबॉर्शन करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद एक केस और हो सकता है, न्यूली मैरिड कपल है फॉर एग्जांपल, तो वो उस केस से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब न्यूली मैरिड कपल को तो बेबी चाहिए, उनके तो अभी तक बेबी हुए नहीं, तो डॉक्टर उनको मना ही करेगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए फर्स्ट मंथ में चले जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का है, पहले महीने में ही चले जाते हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी कार्ड से चेक किया और उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई,
लेकिन उनकी फैमिली प्लानिंग है कि अभी हम स्टेबल नहीं हुए, हमें 2 साल बेबी नहीं चाहिए, 3 साल बेबी नहीं चाहिए, हो सकता है ऐसा। उस केस में अगर वो पहले महीने में ही चले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को अपनी कंडीशन वो बता करके और इजीली अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो कपल 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जाता है, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि आप इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड से चेक करा करके आए हैं और ये बेबी फीमेल हो सकती है। क्यों? अगर आपको बेबी नहीं चाहिए था तो आपने 3, 4, 5 महीने वेट क्यों किया? आपने पहले महीने में ही अबॉर्ट क्यों नहीं कराया? ठीक है। और दूसरा क्या है, सेकंड जो इसमें ऑप्शन आता है कि वो फीमेल की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली 3 महीने बाद हम बोलते हैं ना कि मेल के अंदर टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उससे डिटेक्शन हो जाती है 3 महीने। इसीलिए अगर आप पहले से ही ये करवाते हो तो आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर बेबी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर दूसरा मेथड हमारा आता है, दैट इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, एक वर्ड होता है, वैक्यूम के थ्रू उसे खींचा जाता है बाहर। पहला तरीका सर्जिकल मेथड में आप लिखो वैक्यूम एस्पिरेशन, लिखो मेरे साथ, VACCUM वैक्यूम एस्पिरेशन, उसको खींच लेना, ASPIRATION। समझ गए होंगे कि वैक्यूम के साथ बेबी को खींच लेना, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा मेथड है स्क्रैपिंग, मतलब उसको स्टेबल इन रहने देंगे। कैसे, मैं भी बताता हूं, SCRA। स्क्रैपिंग में होगा क्या, स्क्रैपिंग के अंदर फिटस, ठीक है, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, fetus left out are scrapped and removed. Fetus left out are scrapped and removed, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो फीटस की स्क्रैपिंग की बात आ गई। एक चीज और हम लिख सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बच्चों, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, स्क्रबिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। स्क्रबिंग ऑफ एंडोमेट्रियम का मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियम जो लेयर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये एंडोमेट्रियम है, ये ब्लैक से एंडोमेट्रियम है, ठीक है ना, ये एंडोमेट्रियम लेयर है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर ये ब्लू कलर से ये एंडोमेट्रियम के अंदर ये बेबी ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसको स्क्रब कर दें इसको, तो क्या होगा, ये इम्प्लांटेड बेबी जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है सर्जिकल मेथड में, ठीक है। लेकिन आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि हम इन मेथड से कब कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, या इसका एबॉर्शन का कारण क्या है, रीजन क्या है, जो आज के हमारा लास्ट टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का, ठीक है, क्लियर। चलो शुरू करते हैं, हेडिंग बनाओ, रीजंस फॉर एबॉर्शन। एबॉर्शन करने का कारण क्या है, क्यों आप एबॉर्शन करना चाहते हैं, ठीक है। लिखो बच्चों मेरे साथ, चलो मैं बोलता हूं आप लिखेंगे, लिखो रीजंस फॉर एबॉर्शन। स्टार्ट करूं, यस और नो, जल्दी बताओ, रीजंस फॉर एबॉर्शन स्टार्ट करूं, चलिए ठीक है। नंबर 1, पहला केस, अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, लिखो ड्यू टू जेनेटिक मोल फॉर्मेशन, इसको हम कंजेंटल मोल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम इन फीटस, पहला पॉइंट। या आप इसको कंजेंटल मोल फॉर्मेशन ऑफ फीटस भी बोल सकते हैं, ड्यू टू कंजेंटल मोल फॉर्मेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस। अगर मान लीजिए किसी केस में बच्चे के अंदर जो डेवलपिंग बेबी है
अगर उसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई है जिससे कि डॉक्टर कह दे कि ये बेबी अगर पैदा हो भी गया तो ये हेल्दी नहीं होगा, इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है। और हो सकता है कि बेबी जो है वो फुली डेवलप ही ना हो पाए, 6ठे महीने में 7वें महीने में वो एक्सपायर हो जाए अंदर ही, तो उस केसेस में एबॉर्शन का रीजन बनता है पहला। ठीक है, समझ आ गया आपको। दूसरा लिखो अनसेफ प्रेगनेंसी। सेकंड क्या है? अनसेफ प्रेगनेंसी। कुछ प्रेगनेंसी ऐसी हो जाती है जहां पे बेबी और मदर दोनों की हेल्थ को खतरा हो जाता है। उस केस में क्या प्रेफर किया जाता है कि मदर को बचा लिया जाए, क्योंकि बेबी तो अगर मदर जिएगी तो दोबारा भी पैदा कर सकती है, ठीक है ना। इसीलिए सेकंड जो रीजन है अबॉर्शन के लिए, दैट इज अनसेफ प्रेगनेंसी। लिख लो बच्चों, अनसेफ प्रेगनेंसी, ठीक है। थर्ड जो हमारा केस है, डेंजरस और फैटल टू मदर। अगर बेबी का अंदर ग्रो करना मदर के लिए डेंजरस या उसको मारने वाला हो, जिस कारण से उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में भी एबॉर्शन को क्या किया जाता है? फेवर किया जाता है। लिखो, डेंजरस और फैटल टू मदर। अगर मदर के लिए वो डेंजरस हो, फैटल हो, तो उस केस में भी क्या किया जाता है? ऐसा किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर बाय चांस आपने कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपर्टी वगैरह यूज की हुई है, कई बार हम सुनते हैं कि ये सब डिवाइसेस यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी हो गई, हो सकता है क्योंकि फेलियर के चांसेस हैं, कोई टेबलेट खा रही है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, तो ये चांसेस रहते हैं फेलियर के। उस केस में भी हम एबॉर्शन को प्रेफर करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है किसी केस में, तो वहां भी हम क्या करते हैं? एबॉर्शन को प्रेफर करते हैं। बच्चों, आज का लास्ट पॉइंट, इसका मिसयूज क्या है? लिखो, मिसयूज। एबॉर्शन का मिसयूज क्या है जो कि बैन है? ठीक है, वो क्या है? लिखो, एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस। मिसयूज क्या है वो लिखो, एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस, एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन, आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज इलीगल, जो कि एक इलीगल प्रोसेस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस, फीमेल फीटस को अबॉर्ट करा देना आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज इलीगल। फीमेल फीटस का अबॉर्ट करा देना उसकी सेक्स को जानने के बाद, जो कि एक गैर कानूनी काम है। समझ आया आपको? अच्छा, इसके तरीके क्या हैं ये मैंने आपको बताए थे, अमीनोसेंटेसिस, सीवीएस, कोरोनिक विलाई सैंपलिंग बताए थे ना आपको, वो आपको याद रखने। और मैंने ये भी बताया था अमीनोसेंटेसिस से अच्छा तरीका क्या है। और ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से, एक बात और याद रखनी है आपको, मार्कर कहां गया, कि जो ये अमीनोसेंटेसिस है या सीवीएस है, जो ये तरीके हैं, ये इसके लिए नहीं बने थे कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन करें, ये जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने का तरीका है। क्वेश्चन आता है ये कि अमीनोसेंटेसिस किस लिए होता है, सीवीएस किस लिए होता है, कोरोनिक विलाई सैंपलिंग, ठीक है ना, कोरियोनिक विल्ली फॉर्मेशन जो होती है फिंगर लाइक, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के डिटेक्शन के लिए होती हैं। लेकिन साइड वाइज आप इन टेस्ट के साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो। और कुछ लोग इन सेक्स डिटर्मिनेशन करते कर करके और फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फीटस को अबॉर्ट करवाते हैं, जो कि इलीगल है। यानी कि अमीनोसेंटेसिस, कोरोनिक विलाई सैंपलिंग, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, ये सारे के सारे हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और प्री डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए हैं कि सब कुछ ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसका मिसयूज करेंगे और सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद फीमेल फीटस को अबॉर्ट करेंगे, बच्चों वो इलीगल है। समझ आया? नोट कर लो इन चीजों को, क्वेश्चन आता है इनसे ट्विस्ट होकर के। ठीक है, आज के लिए इतना ही।